Everyone, welcome to EduBase World. Today we are starting the topic which is tide, which is under the chapter 5 of NCERT book Water. Kindly like, share, and subscribe my channel for the more videos. Thank you. Let's start the topic tide. Okay, tides. अब टाइड्स क्या हुआ? जनरली हमने वेव देखा। अब वेव एक अलग चीज है। वेव जो होती है वो लहरें हो गई। टाइड मीन्स हो गया अगर हिंदी में हम इसे कहें तो ज्वार कहते हैं या ज्वार भाटा। तो टाइड मतलब ये हो गया कि जब पानी जो है जनरली जब सी शोर में द रिदमिक rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. मीन्स ये रिदमिक मीन्स क्या कि एक लय में होता है, एक रदम है इसका कि ये राइज होगा फिर ये फॉल होगा। और ये कब कब होता है? ये दिन में 2 बार होता है। ठीक है, एक दिन में मीन्स 24 आवर्स में ये 2 बार होता है। और हाई टाइड लो टाइड, जो टाइड्स हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हाई टाइड और लो टाइड। हाई टाइड का मतलब क्या है और लो टाइड का मतलब क्या है? ये हो गया हमारा सी शोर। दिस इज द सी शोर। तो जब टाइड्स जो हैं, जब जो लहरें हैं, जो वेव्स हैं, ये इतनी ज्यादा ऊंची हो जाती है, इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि ये काफी ज्यादा शोर के एरिया को कवर करने लगती है। मीन्स कि ये जो शोर का एरिया, जो ये वेव्स आ रही हैं, ये समंदर के किनारे बहुत ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर रही है और बहुत दूर तक चली आ रही है। इट मीन्स दिस इज हाई टाइड। मीन्स कि ये हाई टाइड है और ये हाईएस्ट लेवल पे है वाटर जो है। और ये उसके बाद जब जो टाइड्स होती है वो सी शोर का ज्यादा एरिया कवर नहीं करती। मीन्स कि अगर ये सी शोर है तो बस ये टाइड्स जो है यहाँ तक आई और यहीं से वापस चली गई। जो वेव्स है, वाटर वेव्स है, ये टाइड्स जो है ये यहाँ तक आई और यहाँ से वापस चली जा रही है। इट मीन्स कि दिस इज लो टाइड, कि वाटर जो है वो अपने लोवेस्ट लेवल पे होता है और शोर के ज्यादा इनके ज्यादा अंदर तक नहीं आता, ज्यादा एरिया कवर नहीं करता। दिस मीन्स इट इज अ लो टाइड। Tides are of 2 types, and the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. ये सिर्फ ओशियन में ही होता है, ये किसी रिवर पॉन्ड वगैरह में ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये होता है। अब टाइड कब ज्यादा होती है, कब कम होती है? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल। अब जनरल सी बात है कि अर्थ में ये है, ग्रेविटी है। और उसके बाद क्या है ना कि ये जो ग्रेविटेशनल पुल है ये एक्सर्ट होता है मून की तरफ और सन की तरफ। तो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth surface causes the tides. अब ये टाइड्स क्यों होती हैं, क्यों लहरें उठती हैं भाई? क्योंकि सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो ये खिंचाव है, वो अर्थ की तरफ ज्यादा होता है। ठीक है, जब सन और मून इन दोनों का ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ की तरफ ज्यादा होता है, अर्थ की तरफ वो एक्ट करता है, तब अर्थ पे सरफेस पे जो है वो टाइड्स फॉर्म करती हैं। क्योंकि ये भी कर रहा है, ये भी इधर से ग्रेविटेशन पुल अपना एक्सर्ट कर रहा है। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide. Means कि क्या हुआ, जो वाटर है अर्थ के सरफेस पे, वो जब मून की तरफ अट्रैक्ट होता है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से इन्फ्लुएंस होता है, तब वहाँ
हाई टाइड होता है, मीन्स कि जब मून अपनी तरफ खींच रहा है अर्थ को, मून जब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तब हाई टाइड हो रहा है हमारा। क्या है ना, the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide। तो ये हाई टाइड फॉर्म करता है जब मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और जो वाटर है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, वो पुल्ड हो रहा है, खिंच रहा है। एंड ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, और ये कब होता है, फुल मून, फुल मून में भी फुल मून में हाई टाइड्स ज्यादा होती है और न्यू मून डे में the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest। अब न्यू मून में क्या होता है, ठीक है, न्यू मून में सन, मून, मून, फुल मून या न्यू मून डेज में क्या होता है, सन, मून और अर्थ, ये है सन, मून और अर्थ, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, आर इन द सेम लाइन। तो न्यू मून या फुल मून में टाइड्स जो है वो काफी ज्यादा ऊपर जाता है, वो काफी हाईएस्ट होता है। दिस टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। तो इसी टाइड को हम जब जो फुल मून और न्यू मून में जो टाइड्स फॉर्म होता है उसे हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। But when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides। These tides are called neap tides। अब neap tides क्या, कि देखो ये मून है, मून यहाँ है, इट मीन्स कि फुल मून नहीं है, या तो मून यहाँ होगा और या तो मून यहाँ होगा, ठीक है। अगर मून यहाँ होगा और मून यहाँ होगा तो इट मीन्स ये फुल मून नहीं है, ये मून जो है, मून गिब्बस मून कह लो, गिब्बस मून है, या फिर मून अपने 1/4 स्टेज पे है। तो यहाँ मून का फोर्स कम लगेगा, मून का फोर्स नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, सन अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर रहा है और मून इतना नहीं कर पा रहा, इट मीन्स कि लो टाइड होगा। ये जो है जो टाइड्स उस समय होगी वो काफी छोटी टाइड होगी, वो सी शोर को ज्यादा कवर नहीं करेगी। दीज आर कॉल्ड नीप टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज थ्रू द शोर। अब जैसे जब शिप को जब जैसे जब मैन्युफैक्चरिंग होती है शिप की और उस शिप को पहली बार समंदर में उतारा जाता है, या फिर हार्बर्स वगैरह में जो शिप लगी हुई होती है, ठीक है, जो आ रही होती है कहीं और से, तो जब वाटर लेवल राइज हो जाता है तो वो शिप आसानी से हार्बर में आ सकती है। या फिर जब न्यू शिप को लॉन्च कर सकते हैं तब भी हम फुल मून या न्यू मून देखते हैं, ताकि हमारी टाइड्स ज्यादा रहे, जो कि सी शोर में ज्यादा कवर कर सके, वाटर ज्यादा हो। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। हाई टाइड्स जो है वो फिशिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि बहुत सारी फिश जो होती है जब पानी ज्यादा होता है तो सी शोर तक वो आ जाती है हाई टाइड के थ्रू। इससे फिशरमैन जो है बहुत ज्यादा फिश को कैच कर सकते हैं और उन्हें ज्यादा अमाउंट में फिश मिलती हैं। The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places। कहीं कहीं ये हाई टाइड और लो टाइड से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी जाती है। ओशियन करंट, यस, ओशियन करंट। अब ओशियन करंट क्या होता है, ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, वाटर की ही लहरें हैं, वाटर का ही फॉर्म है ओशियन करंट। बट वो क्या होता है ना कि वो ओशियन सरफेस पे, मान लो अगर हम ऐसे लोड हो गई हमारी और
ठीक है, ये देखो ये इंडियन ओशियन है, दिस इज इंडियन ओशियन, और यहाँ पैसिफिक ओशियन। तो इट मीन्स कि इंडियन ओशियन में जो वाटर फ्लो होगी वो या तो इसी डायरेक्शन में हो, ठीक है, उसका डायरेक्शन यही होगा, वाटर करेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसी डायरेक्शन में वेव्स आएंगी, इसी डायरेक्शन में टाइड्स बनेंगी, और ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही जाएंगी। ओशियन करंट जो होती है, जो लहरें होती हैं, जो करंट्स होती हैं, वो गर्म भी हो सकती हैं और ठंडे भी हो सकती हैं। तो वार्म ओशियन करंट कहाँ होगा? वार्म ओशियन करंट बिल्कुल इजी है, हम अगर ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वार्म ओशियन करंट कहाँ होगा, तो भाई वार्म ओशियन करंट इक्वेटर पे ही होगा, इक्वेटर के आसपास ही होगा। अब क्यों होगा इक्वेटर के आसपास? क्योंकि सनरेज ज्यादा डलती है इक्वेटर पे। इट मीन्स कि ये बताया था ना मैंने, ये हमारा इक्वेटर हो गया, और सनलाइट सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगी? इस रीजन में। इट मीन्स इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के कुछ रीजन का जो अगर वहाँ वाटर करंट होगा तो वो होल्ड नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि सनरेज वहां ज्यादा पड़ रही है। तो द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव्स टुवर्ड द पोल। ये भी हमने देखा है कि जो गर्म चीज होती है वो हल्की होती है, और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, धीरे धीरे वो ठंड की तरफ ठंडी चीज की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये वार्म करंट है, और वी नो दैट नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ बहुत ही ठंड होती है, तो यहाँ की जो करंट्स होगी, इट मीन्स आर्कटिक आर्कटिक ओशियन की जो करंट होगी वो काफी ठंडी होगी। वहां पे इवन आइस फॉर्म में भी वाटर पाया जाता है, ग्लेशियर्स होते हैं। तो ये जो गर्म ये है वो गर्म वाटर करंट है, हॉट वाटर करंट है, ये इस तरफ मूव करेगी, और ये ठंडी वाटर करंट इस तरफ मूव करेगी, मीन्स टुवर्ड्स द हॉट। भारी होने के बाद फिर वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगी। ओके, तो द कोल्ड करंट कैरीज वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड। यस, अभी बताया मैंने। द लैब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड करंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज द वार्म करंट। यस, लैब्राडोर लैब्राडोर ओशियन करंट इधर होगी जो है वो कोल्ड करंट होगी, और गल्फ स्ट्रीम, गल्फ तो हमें पता है कि गल्फ कंट्रीज जहाँ पे हैं तो वो इक्वेटर के आसपास पड़ता है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर पड़ेगा, मीन्स इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ेगा वो, तो वो वार्म करंट होगा। द ओशियन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। यस, बिल्कुल, कि ओशियन करंट जो है वो आसपास जो एरियाज हैं उनके कंडीशन को भी इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव डालेगा। वार्म करेंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सर्फेस। जो गर्म करंट होंगी, जो करंट गर्म होंगी, जो गर्म लहरें होंगी, गर्म पानी ये होगा, तो वो गर्म एनवायरमेंट भी, वहाँ का टेम्परेचर भी काफी हॉट होगा और वहाँ गर्मी भी लगेगी। The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the वर्ल्ड। जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिल रही हैं वहाँ मछलियाँ काफी ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। तो जापान के आसपास जो समंदर है या ईस्टर्न कोस्ट जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका साइड में, वहाँ पे फिश जो है काफी अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. Means कि यहाँ पे जहाँ पे मिलती हैं गर्म करंट और ठंडी करंट, मीन्स वार्म और कोल्ड करंट जहाँ मिलती हैं, तो जनरल से बात है वहाँ जो एनवायरनमेंट होगा वो काफी फॉगी होगा, वहाँ फॉग प्रेजेंट होंगे, तो जिसके कारण नेविगेशन में, जिसके कारण शिप को काफी प्रॉब्लम आती है। जो शिप होते हैं, जो क्रूजेस होते हैं, उनको काफी प्रॉब्लम आती है उसको नेविगेट करने में। अब देखो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, कोल्ड करंट ब्लू से शो करा हुआ है,
और वार्म करंट रेड से। तो यहाँ देखो ये जो इंडिया है, हम अपनी कंट्री की अगर बात करें तो ये हमारा वार्म करंट के रीजन में आता है। तो हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, इस रीजन को अगर हम ये कर दे तो ये जो साउथ का रीजन है यहाँ बहुत ठंड नहीं होती, नॉर्थ में बहुत ठंड होती है, क्योंकि ये इसका जो अल्टीट्यूड होता है काफी ऊंचा है, सी लेवल से काफी हाइट पे है नॉर्थ हमारा। तो उसके बाद यहाँ हम जाते जाएंगे तो इधर ठंड बढ़ती जाएगी, स्नोफॉल होता जाएगा, ये पूरा एरिया में, ये रशिया वगैरह में यहाँ काफी ज्यादा ठंड होती है। ठीक है, फिर बट अगर हम देखें कि इन्वायरमेंट हमारा, ये देखते हैं ना कि गल्फ कंट्रीज में भी ज्यादा ठंड नहीं होती। क्यों? यहाँ सारी ये गल्फ कंट्रीज हैं, तो यहाँ देख रहे हो ये इक्वेटर के पास है। जनरली अगर हम ये देखें, नॉर्मल सी बात है कि हम मतलब बिल्कुल ये जनरल नॉलेज की बात है बिल्कुल, कि इक्वेटर के आसपास जो भी कंट्रीज है वहाँ ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, वहाँ ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी, क्योंकि सनरेज जो है वो प्लेंटी अमाउंट में मिल रहा है और वाटर करंट यहाँ पे हॉट है। और जब जैसे ही हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ करंट ठंडी होती जाएगी। हम जानते हैं कि जो चीज हल्की होगी वो भारी की तरफ जाएगी और फिर ये यहाँ से ठंडी करंट, मतलब ये साइकिल ये चलता रहता है, जैसे वाटर साइकिल है ना, जस्ट लाइक दैट ओनली, ये वाटर करंट की भी साइकिल ऐसे चलती रहती है। तो वाटर करंट साइकिल इज सेम एज लाइक वाटर साइकिल, बट हाँ ये आसमान में नहीं जाएगा, ये इतनी दूर में ये ठंड से गर्मी की तरफ, फिर गर्मी से ठंड की तरफ ये बढ़ता आ रहा है। और ये सब जो रीजन है, ये सारे जो रीजन है जहाँ पे ठंड गर्म करंट और ठंडी करंट मिल रही है आके, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, दिस रीजन एंड दिस रीजन, तो यहाँ पे फिशिंग और फिश जो है काफी ज्यादा अमाउंट में मिले, क्योंकि यहाँ पे ये जो टेम्परेचर होता है उनके सर्वाइवल के लिए काफी सुटेबल होता है। जैसे ये लेब्राडोर है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। तो ये इसमें यही चीजें बताई गई हैं इस मैप में, बेसिकली इस मैप में यही चीजें एक्सप्लेन करी गई है कि वाटर करंट का डायरेक्शन कैसे है और वाटर करंट कैसे मूव कर रहे हैं, वाटर करंट कहाँ, उनका एक डेफिनेट जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है। और इक्वेटर के आसपास हॉट स्ट्रीम हमारा होता है, हॉट करंट होता है। और जो इक्वेटर से दूर है, इट मीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल, द करंट इज कोल्ड। I think this chapter has finished now. Now this chapter is finished. कल से फिर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, we will start a new chapter. I hope you like this session. Kindly subscribe, like and share my channel so that I can create more videos. Thank you.